चलो, तो आई होप रिकॉर्डिंग वगैरह सही से हो जाएगी। ज्यादा लंबी क्लास बेटा मैं करूंगा नहीं, लेकिन देखो जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले पे फुल डिस्प्ले कर देते हैं। अब आपको ना ओबीएस सॉफ्टवेयर से दिखता रहेगा, रिकॉर्ड भी क्लास होती रहेगी। ऑडियो का मुझे डर है, ऑडियो रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर। पर चलो, आप लोग पढ़ लोगे, ये मेरे लिए बहुत रहेगा, ठीक है। चलिए भी, तो अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। लाइट वगैरह मैं जला देता हूँ, अगर आपको मेरी शक्ल देखनी ही है, ठीक है, और अच्छे से देखनी है तो मैं एक और लाइट जला देता हूँ, ठीक है भाई। चलो, तो आपको शक्ल वगैरह भी प्रॉपरली दिखेगी, कंटेंट भी दिखेगा सही से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा भाई, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, पहले की कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या रहने वाला है, जो बेसिक बेसिक बातें हैं सारी आपको मैं समझा दूंगा, तो वहां से आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब आपको ऑलरेडी देखो बेटा क्या पता है ना। अपनी स्कूल की क्लास में, आगे क्लास में डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आएगा। आपको ऑलरेडी क्या पता है। आपको पता है जी, अगर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। जे जे थॉमसन ने जो है हमें एटॉमिक मॉडल दिया था, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया था, रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हमारे पास भाई क्या आया था, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल आया, ठीक। अब यहां तक की कहानी अटक गई है वापस से। नील बोहर के मॉडल में पता लगा कि फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, सब कुछ फिक्स है। नील बोहर के मॉडल की अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँ, वो क्या थी कि नील बोहर ने एक बात कही थी। नील बोहर ने एक बात क्या कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ना ऑर्बिट मिलेंगी। उसने ऑर्बिट वर्ड का इस्तेमाल किया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट मिलेंगी। ऑर्बिट का रेडियस क्या था, फिक्स। और रेडियस हमारे पास क्या होगा, फिक्स। ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो भी हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। अरे बेटा बात समझ में, रेडियस फिक्स है, हमारी हमारी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुई चीजों में, क्या से ट्विस्ट आया। एक और बच्चा क्लास में एंटर, एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब कहानी में इसके बाद क्या ट्विस्ट आया। कौशल, ठीक है भाई, ध्यान से समझना किस तरीके से चीजें हुई। हमारे सामने दो कंसेप्ट आए जो आपको अच्छे से समझ रहे हैं। मैं देखो सीधे क्वेश्चन की बात करूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। सबसे पहले जो दो डेवलपमेंट हुई, पहले तो हमारी क्या आई थी, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। फिर हमने क्या देखा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल बिहेवियर मैंने आपको आज आपको पढ़ा ही दिया। लुई दी ब्रोय, उसने डुअल बिहेवियर मैटर कहा था। उसने सिंपल सी बात क्या कही कि भाई अगर आप लिखते हो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देखो मैं तो आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। जो आपको डेरिवेशन करा रखी है मैंने, वो डेरिवेशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ से डेरिवेशन कर रखी है, दिख रहा है। कैसे करें डेरिवेशन, आपको एक बात पता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है। आप पढ़ने वाले हो तभी आप मेरी क्लास के अंदर आए हो, वरना तो भैया बहुत बच्चे क्लास में, हर किसी को पढ़ना ही नहीं है ना। कोई बात नहीं। आइंस्टीन की जो इक्वेशन है हमारी, वो क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप कहोगे सर ठीक है। फिर जो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी है, आइंस्टीन की इक्वेशन का लॉजिक क्या है, यहाँ पे एनर्जी को और मैटर को आपस में रिलेट करा के करके दिखाया है। सिंपल सी प्यारी सी इक्वेशन है कि नहीं। उसके बाद प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वो कहती है ई इज इक्वल टू एच न्यू और इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ऐसा क्यों कहती है, आपको पता है प्लांक क्वांटम थ्योरी फोटोन के बाय एनर्जी की बारे बात करेगी। अगर कोई हमारे पास लाइट सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, तो लाइट की जगह क्या निकल रहा है, बेसिकली फोटोन। तो जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी की बात करेगी यहाँ पे ये, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हरी बात समझ में। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। और यहाँ पे आपका क्या, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दोनों को इक्वेट कर दो। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना, क्या बन गया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, एक तो हमने क्या करा यहाँ पे काम कि सी स्क्वायर से इस सी को काट दिया और लैम्डा को ऊपर ले गए, तो लैम्डा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए। ऊपर आ गया एच और नीचे क्या बचा आपके पास, एम सी। अब सी क्या आता है यहाँ पे, आपको पता है सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो सी को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे वी मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में टी। यहाँ से हमारी डेरिवेशन होगी, बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ से डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया था।
तो सिंपल सी डी ब्रोगली ने क्या बात कही थी, ठीक है, सिंपल सी बात क्या कही थी कि अगर नेचर ऑफ लाइट दोनों है, पार्टिकल भी और वेव भी, लाइट का नेचर दोनों है, डुअल है, तो इसीलिए जो मैटर है उसका भी नेचर डुअल होना चाहिए। मैटर के अंदर पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। और सर ये रहा फॉर्मूला। अगर मैं इससे आपसे कुछ थ्योरी पूछूंगा ना पेपर में, तो भाई वो थ्योरी ये लाइन है बस यहाँ से आएगी। और अगर मैं आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछूंगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये जो चार फॉर्मूले लिखवा रखे हैं सारे फॉर्मूले सेम है। एच अपॉन में पी, ये तो होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, बताओ होगा नहीं होगा। एच अपॉन में पी होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब पी होता है सर मोमेंटम, देखो एच तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। एच की वैल्यू बेटा क्या होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये होगी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और यहाँ पे जो पी है वो क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम। तो हमने पी को अलग अलग तरीके से लिखा है। पी को मैंने एमवी भी लिखा है, डेरिवेशन में भी जाएंगे। पी को मैंने लिखा है अंडर रूट, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने पी को क्या लिखा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एमवी आता है, पी आता है ना, उसको मैंने मतलब मोमेंटम को मैंने मॉडिफाई कैसे करा, अंडर रूट टू, फिर मास और फिर काइनेटिक एनर्जी ई के, अंडर रूट 2 m e के, यानी कि 2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये फॉर्मूला, देखो ये तो मैं साइंस को न्यूमेरिकल दूंगा, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला दोनों याद रख लेना। वैल्यू पुट करनी है भैया, अब मैं क्या बता रहा हूँ, वैल्यू सही से पुट कर दोगे ना, बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से, और लास्ट तक आंसर में लाओगे, लास्ट फाइनली आंसर सॉल्व भी नहीं हुआ ना, मैं क्या पूरा नंबर दूंगा, तुम इसको लगाना फॉर्मूले को। अगर न्यूमेरिकल आता है तो मुझे सही से अप्लाई करके दिखाना, मैं दूंगा ना नंबर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, बताओ बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अच्छा जी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो खत्म होती है। अब हमारे पास है, अच्छा एक इसकी इम्प्लीकेशन और आपको मैंने क्लास में बताई थी आज ही, क्या बताई थी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर हम देखते हैं फॉर्मूले को, एच अपॉन में एम वी, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ एच अपॉन में एम वी, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, ठीक है, एच अपॉन में एम वी, यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक नहीं है, माइक्रोस्कोपिक अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर हमें वेवलेंथ ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगी। तो मैक्रोस्कोपिक चीजों पे वेवलेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं, मतलब निकाल सकते हैं लेकिन वेवलेंथ ही नहीं आएगी ढंग की कोई, तो दिखने लायक वेवलेंथ ही नहीं आएगी, मतलब ऑब्जर्व ही नहीं होगी वेवलेंथ। आ रही बात समझ में। तो याद रखना डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो लॉजिक है वो माइक्रोस्कोपिक के ऊपर ही लगेगा, मैक्रो के ऊपर नहीं लगेगा। फिर आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, एक बार मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, आगे देखो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट शब्दों में पढ़ेंगे। एक बच्चा और एंटर हुआ है क्लास के अंदर, देखोगे, ठीक। देखो, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसकी बात करता है उसको समझना है। देखो जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, आपने देखा, उसको छोड़ो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल से क्या बात कहता है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है ना, एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को नापना चाहते हैं, उसकी डायमेंशंस, मतलब उससे हमें उसकी नाप तोल करनी है, तो हमें एक ऐसे स्केल की जरूरत पड़ेगी जो स्केल उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी छोटा हो। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा स्केल जो उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी छोटा हो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन से छोटा कौन होगा, फोटोन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। तो हाइजेनबर्ग ने सिंपल सी ये बात कही कि भाई बेसिकली होगा क्या, किसी भी एटम के अंदर, अगर मान लो इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दे, यही बना देता हूँ मैं, किसी भी एटम में अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन है और आप इलेक्ट्रॉन का रास्ता निकालना चाहते हो, उसकी ट्रेजेक्टरी निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालोगे एक फोटोन को, किसको डालोगे, एक फोटोन को। हमारी बात समझ में, फोटोन ऐड करोगे। अब इससे क्या होगा, जब आप इसके अंदर फोटोन ऐड करोगे ना, तो फोटोन की एनर्जी किससे डिसाइड होती है, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर आपको फोटोन का लैम्डा कम करना है, यानी कि फोटोन की डायमेंशंस को छोटा करना है, तो आपको उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत गहरा कंसेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पर मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताना फिर नहीं आएगा तो कल दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज है। तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी इसकी, हाई। अब इतनी हाई एनर्जी का अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं और भाग जाएगा। इसी लॉजिक के साथ हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि किसी भी एटम के अंदर
आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है पर कोई बात नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप उसका मोमेंटम निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, अगर पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे। तो ये दोनों चीजें एटम इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली बता नहीं सकते। और अगर ये दोनों चीजें नहीं बता सकते तो फिर आप इलेक्ट्रॉन की ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री यानी कि रास्ता, यानी कि जो पाथ है, वो कैसे बता दोगे बेटा बताओ। जब आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम नहीं, जैसे मान लो हम यहाँ कहते हैं कि मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक शिप जा रहा है पाकिस्तान का, और यहाँ पे इंडिया की कोई सबमरीन है, और सबमरीन उस शिप पे टॉर्पीडो मारना चाहती है, तो क्या वो सीधे टॉर्पीडो मार देगी ऐसे ही? नहीं, वो तो कोई रास्ता देखेगी कि आगे कुछ देर बाद शिप कहाँ पहुंचने वाला है, उसके हिसाब से टॉर्पीडो मारेगी। तो अगर शिप का रास्ता पता करना है टॉर्पीडो मारने के लिए, तो आपको उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी तो उसका रास्ता पता करोगे। अब इलेक्ट्रॉन का ये दोनों हम निकाल नहीं सकते, तो आपने आपने यानी कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को फिक्स कैसे बता दिया? ऑर्बिट की रेडियस को कहा था ना फिक्स है, उसने कैसे कह दिया कि रेडियस फिक्स है भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो इसी चक्कर में जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ा जाता है, तो हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है, इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ मिलेगा, कैसे घूमेगा, ये तो भाई फिक्स है ही नहीं, ये तो क्लियर ही नहीं है। और हमें यहाँ पे क्लियर वर्ड की जगह एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो वर्ड हमारा क्या आएगा भाई? एक सेकंड, वर्ड हमारा क्या आएगा? हमें एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है, चल जा भाई, ठीक है। हमें वर्ड कौन सा यहाँ पे यूज करना है? प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का जो मिलने का चांस है, उसके चांस के ऊपर हम लोग गेम खेलेंगे। ये सीन होने वाला है भाई। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में? साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो भी हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है। स्टेटमेंट बेटा ये लिखी हुई इसकी बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, और ये इसकी तीन मैथमेटिकल फॉर्म है। तो तीनों मैथमेटिकल फॉर्म आपको एग्जाम के लिए याद रख के जानी ही जानी है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है। तो पहली फॉर्म हमारी क्या कहती है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब देखो याद रखना बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब क्या? मान लो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस 90 मीटर था। अब एक बच्चे ने कहा सर ये डिस्टेंस ना 92 मीटर है, एक बच्चे ने कहा सर नहीं सर ये डिस्टेंस ना 88 मीटर निकल के आ रहा है। तो ये दोनों बच्चे एक्यूरेट आंसर तो नहीं दे पाए, लगभग आंसर के पास थे पर एक्यूरेट नहीं दे पाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितने की आ गई? अनसर्टेनिटी कितने की आ गई? 2 मीटर की आ गई। तो बेटा यहाँ पे ना डेल्टा एक्स का मतलब x2 - x1 नहीं है, ये नहीं है ऐसे। डेल्टा एक्स का मतलब है कितनी अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, और वो कितनी है? 2 मीटर की। तो एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आएगा, प्लीज भाई ध्यान रखना करके आना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। फिर ये क्या दे रखी है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मान लो किसी बॉडी का मोमेंटम था 500, 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड आएगा सॉरी, है ना, 500 kg मीटर पर सेकंड, ये उसका मोमेंटम था। और मैंने कहा मोमेंटम के अंदर 2% की अनसर्टेनिटी है, तो ये तो मोमेंटम है, तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, गड़बड़ कितनी की? 2% की। तो मैं क्या करूंगा? 500, इसका 2% निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मैं डेल्टा पी की वैल्यू 10 पुट करूंगा। डेल्टा एक्स तो मेरा यहाँ पे 2 मीटर हो गया, मैं पुट करूंगा 10। तो बेटा याद रखना यहाँ पे आपको मोमेंटम मोमेंटम पुट नहीं करना होता, आपको मोमेंटम की अनसर्टेनिटी पुट करनी होती है यहाँ पे। आ रही बात समझ आप लोगों को? ये वैल्यू पुट करोगे और इसके बाद क्या होगा? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये आपकी बेटा क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ये आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखो इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई भी कर दिया, आपको अगर कर दो मॉडिफाई, क्या ही जा रहा है हमारा, है ना। तो क्या करा? डेल्टा एक्स, ठीक है, क्या करा यहाँ पे हमने? डेल्टा एक्स और डेल्टा वी बना दे। आपको सर ये कैसे है? देखो हमने क्या करा, जब पी था ना पी, इसको हमने पी को एमवी लिख लिया। अब आपको पता मास तो कांस्टेंट होता है, तो मास को हम नीचे लेके चले गए, देखो यहाँ, और यहाँ पे खाली डेल्टा वी बचा। देखो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स आ गया, और डेल्टा पी की जगह डेल्टा वी आ गया, और उसका जो एम था ना वो नीचे आ गया। तो हमारा ये एक और फॉर्म बन गया। आपको सर इजी है, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पी को हमने खोल के लिख दिया ना आप इस तरीके से। अरे बात समझ में, एक तो ये हमारी होगी। फिर हमारी अगली फॉर्म क्या बनती है वो समझो।
हम लोगों ने क्या करा, ध्यान समझना भी, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी था, उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या हुआ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी तो क्या बन गया आपका फोर्स, और फोर्स और डेल्टा एक्स आपका क्या बन गया, एनर्जी। इस तरह से होता है, फिजिक्स में सीखोगे, एनर्जी बन गया। और एनर्जी के साथ हमारा टाइम आ गया, तो इसलिए आ गया डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में फोर। ठीक है, फिर से देख लो, फिर से समझा देता हूँ क्या बना है आपको। ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी था, डेल्टा टी से ही डिवाइड कर दिया, और डेल्टा टी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ा, ठीक है, फर्क क्या पड़ा भाई, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है फोर्स एफ, और एफ और डेल्टा एक्स मिल करके क्या बनाते हैं, एनर्जी। तो यहाँ पे अगर डेल्टा ई, तो जो डेल्टा टी बचा तो उसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और एच अपॉन में फोर पाई तो आएगा ही। ये बन गई बस हमारी। क्लियर हो गया बेटा टॉपिक यहाँ पे। तो ये आपका इस तरीके से था चीजें। ठीक है, अब क्लास में देख लेते हो सारे बच्चे प्रेजेंट है क्या, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम आगे, ज्यादा पढ़ना नहीं बेटा, आप क्लास में आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो क्लास के अंदर अभी भी हैं ऑलरेडी सारे के सारे, और उनको ऑब्वियसली पढ़ने से मतलब है, तभी वो क्लास के अंदर। ठीक है ना, दक्ष है हमारा, देव है, देव माथुर है, खुशी यादव, कौशल, कैंसिल, ठीक है समझिए। और रिकॉर्ड भी हो रही है अपनी क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब करने के बाद है ना, हमारा आता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर। अब मैं देखो, मैं क्वांटम की आपको ना शॉर्ट और सिंपल में स्टोरी समझाता हूँ क्या है, तो मतलब है इसका। देखो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ ही चुका है, तुम्हें पता है। हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दे दिया अभी तक का, है कि नहीं। अब क्या होता है, हाइजेनबर्ग ने जब अपना प्रिंसिपल दिया, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि पहली बात तो, जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन वगैरह कुछ भी है ना, वो फिक्स तो है ही नहीं भाई। तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई फिक्स बात कर ही नहीं सकते, पहले तो इसको काट दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हाइजेनबर्ग ने कहा, ये बात भी कही हाइजेनबर्ग ने, भाई हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी दिया। और हाइजेनबर्ग ने एक और बात कही, देखो जो हमारे पड़ोसी मुल्क का, हाइजेनबर्ग कहाँ का था, जर्मनी का। और डी ब्रोय कहाँ था, लुई डी ब्रोय, डी ब्रोगली, वो फ्रांस का था। ठीक है, फ्रैंक राइट। तो हाइजेनबर्ग ने कहा, जो हमारा फ्रांस वाला भाई साहब है ये, ठीक है, अभी और एक को बच्चा और कौन है क्लास के अंदर, एक सेकंड, इसमें हाइजेनबर्ग की बात को कटवा दिया बीच में, रोमांच। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि देखो, डी ब्रोगली ने कहा है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। तो भाई जो हमारा मैटर है, मैटर को पहले हर एक इंसान कहता था जी मैटर तो ना पार्टिकल नेचर का, बच्चा बच्चा नर्सरी के बच्चे से पूछेगा वो भी कहेगा पार्टिकल है यार, ये तो कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं नर्सरी का बच्चा हूं, लेकिन वेस्ट थोड़ी ना करोगे मेरी। तो नर्सरी का बच्चा भी कह देगा कि मैटर पार्टिकल नेचर का है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, अरे मैटर पार्टिकल तो है, तो जाओ तुम्हारे बस की है तो डिस्प्रूव करके दिखा देना। मैं कह रहा हूं तुमसे, मैटर के अंदर वेव नेचर भी है। आपको पता है उसने ऐसा क्यों कहा, उसने कहा था ई क्या होता है आपका एमसी स्क्वायर, है ना। जब एनर्जी का आपने डुअल नेचर मान लिया, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना, जब आपने लाइट का डुअल नेचर मान लिया, तो भैया मैटर का क्यों नहीं मानना डुअल नेचर, होता है नेचर डुअल। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, तो डेविसन और जर्मर ने इसको प्रूव किया था, होता तो है डुअल नेचर। लेकिन बात यहाँ पे आती है, हमारे ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं धरती पे, एक होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आ रही बात समझ में। तो सिंपल सी बात ये पता लगी कि भाई जो डी ब्रोगली ने जो वेव नेचर के बारे में बताया था ना, और जो डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया था एच अपॉन में पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को सॉल्व करके हमें ये बात पता लगती है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे तो आपको पार्टिकल नेचर भी दिखेगा और वेव नेचर भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। पर जो मैक्रो है ना, उनमें आपको वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होगा, खाली वो पार्टिकल नेचर के फील होंगे आपको। मैक्रो वालों के अंदर वेव नेचर नहीं होगा, मतलब वो ऐसा होगा कि वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, यहाँ से दिक्कत क्या आई कि हम लोग आज से पहले पढ़ते आए थे खाली क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किसको बोला हम लोगों ने, क्लासिकल मैकेनिक्स किसको बोला, क्लासिकल फिजिक्स कहती है भैया मैटर जो है ना, मैटर वो है खाली पार्टिकल नेचर का, बस मैंने कह दी ना। क्लासिकल फिजिक्स जो भी पढ़ रहे हो, अब आप 11वीं में फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो वो सारी क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि भैया मैटर पार्टिकल नेचर का, वेव नेचर के बारे में क्लासिकल फिजिक्स के सपने में भी नहीं आएगा। और डी ब्रोगली ने तो कह दिया वेव नेचर होता है। अब दिक्कत ये हुई कि जब हमने क्लासिकल फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक चीजों पे लगाने की कोशिश करी, जब क्लासिकल फिजिक्स को माइक्रो पे लगाया, तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए बेटा, रिजल्ट बताओ जरा। रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स वेव नेचर को तो मानता ही नहीं। क्लासिकल के हिसाब से वेव भैया कुछ नहीं होता।
अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रो पे तो अच्छा रिजल्ट हमेशा देता ही है। आप इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो फिजिक्स में, सारे के सारे मैक्रो मैक्रो वाले क्वेश्चन आपके। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे 12th से पहले, नहीं करोगे ना। तो क्लासिकल फिजिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हो बेटा 11th क्लास में, वो मैक्रो पे तो बढ़िया काम कर रही थी, पर क्लासिकल फिजिक्स हमारी माइक्रो पे काम क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स वेव नेचर को कंसिडर करती ही नहीं है। ठीक है। अब भाई हमने क्या करा फिर सोचा इन्होंने क्या करें, तो बेटा दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो आपको बताइए कौन अपना, वर्नर हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, और एक आपका है एरविन श्रोडिंगर। ठीक है। वर्नर हाइजेनबर्ग अपना जर्मनी का था, श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया का था, आसपास के थे, लेकिन फिर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब्जा मार लिया था वर्ल्ड वॉर में, आपको पता ही है। खैर जो भी है, तो बेटा क्या हुआ, ठीक है, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिल करके, मतलब एक्चुअल में इंडिपेंडेंटली एक नई तरह की फिजिक्स को डेवलप करना शुरू करा, जिसका नाम हमने क्या रखा, क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम रखा उसका, क्वांटम फिजिक्स। इन दोनों ने कहा कि हम एक ऐसे फिजिक्स बनाएंगे, क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर को कंसिडर करेगी, वेव नेचर को भी कंसिडर करेगी और पार्टिकल को भी करेगी। ठीक है। और श्रोडिंगर ने, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है भाई, श्रोडिंगर ने क्या करा, इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर ना कुछ इक्वेशन बना डाली, जैसे आपको पता ना, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस, है ना, ये सब इक्वेशन आप पढ़ते फिजिक्स में। ऐसे ही श्रोडिंगर ने कुछ इक्वेशन बनाई, वो ऐसी इक्वेशन थी, अगर इस इन इक्वेशन को आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो रिजल्ट बिल्कुल क्लासिकल वाला आएगा, लेकिन अगर आप इन इक्वेशन को माइक्रो पे लगाओगे ना, तो ये दोनों का रिजल्ट देगी, वेव का भी पार्टिकल, मतलब ये इक्वेशन ऐसी बना दी कि अब क्लासिकल की जरूरत नहीं रहेगी इनको। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। इस तरह करके हमें क्वांटम फिजिक्स को डेवलप करना पड़ा, और क्वांटम फिजिक्स डेवलप होने के बाद ही इरविन श्रोडिंगर ने फिर अपनी आगे की बात करी थी। यहाँ तक का बेटा क्लियर है? एक बार कोई एक बच्चा माइक ओपन करके यस बोल दो, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पे खुला हुआ ना, तो मुझे तुम्हारा टाइम हुआ टेक्स्ट नहीं दिखाई दे। एक बार यस बोल दो अगर बेटा समझ में आया तो। चलो, तो अगर यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है, तो हम अपनी आगे की स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। जहां पे तुम थक जाओ ना बताते हैं, तो क्लास ओवर कर देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ना है, ये क्लास पढ़ने के लिए है बस, है ना। चलो, तो अच्छा, फिर यहाँ पे ये सब क्यों लिखा हुआ है? तो अब क्या हुआ, इरविन श्रोडिंगर ने क्या करा, इरविन श्रोडिंगर ने ना बड़ी फेमस अपनी वेव इक्वेशन थी, और वेव इक्वेशन जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है इसकी, है ना, पता है, वेव इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दुनिया भर की सोल्यूशन कैसे होते हैं देखो। ये हमारा एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, और मान लो ये बहुत बड़ा सा एटम है हमारा। अब एटम पे अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, इतने सारे जगह एटम के अंदर, हर जगह अलग अलग जगह बेटा क्या होगा, श्रोडिंगर की दी हुई वेव इक्वेशन की अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, बहुत सारी सोल्यूशन आएंगी। अब उससे क्या पता लगेगा, ऐसे सोल्यूशन से, सोल्यूशन से हमें दो बातें पता लगेंगी, ई और साई। तो तुम्हारी बात, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमें दो बातें पता लगती है, ई और साई। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ई, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए साई पता लगेगा। आपको सर ये ई और साई क्या है? चलो, ई तो आपको पता होगा, है ना, पता है ना। ई क्या होगा, एनर्जी। भाई हमें एनर्जी पता लग रही है, अलग अलग जगह एनर्जी क्या होगी। और साई क्या होता है, हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन, लिखा भी हुआ है वैसे बोर्ड पे, मैं लिख देता हूँ, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब क्या है, क्योंकि डी ब्रोगली की थ्योरी की वजह से इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ साथ हम कैसा नेचर का मानते हैं, वेव नेचर का। इसलिए बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव नेचर भी तो होता है। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए इस वेव फंक्शन का इस्तेमाल किया। मतलब अगर कहीं पे वेव फंक्शन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आई? तो क्या हुआ, श्रोडिंगर ने क्वांटम फिजिक्स को डेवलप करा, फिर क्वांटम फिजिक्स डेवलप करके उसने अपनी वेव इक्वेशन भी दे दी, और वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन से हमें मिल गई दो चीजें, जो हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती। अब ये जो भी जानकारी देती है ना, उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं तीन क्वांटम नंबर की मदद से। ठीक है। सॉल्यूशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, वो हमें अलग अलग एनर्जी लेवल बताती है, और उसका वेव फंक्शन भी बताती है, और इस चीज को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें तीन क्वांटम नंबर भी वो दे देती है। अब बेटा सारी की सारी स्टोरी, क्वांटम नंबर तुम्हारे सामने ये रहे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा
ब्लैंक स्पेस देख लेते कि मिल जाए तो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको बताओ। कहीं पे नहीं मिल पा रहा हमें ब्लैंक स्पेस, इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, रुक जाओ, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड आ चुका है। अब इस व्हाइट बोर्ड में हम चीजों को समझेंगे। ठीक है। हमें भैया क्या पढ़ना है, टॉपिक का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारे पास क्वांटम नंबर। ठीक है। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 3+1। मैंने 3+1 बेटा क्यों लिखा? देखो, बिल्कुल जितना बताऊंगा ना, वो सारा इंपॉर्टेंट भी है, और बिल्कुल ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्लास देख ली, खत्म कर दी, तो क्वांटम नंबर और नहीं पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर कर लो थोड़ा सा। इवन मैं अगर आधे क्वांटम नंबर ही कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से जितना करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठंड ज्यादा लगेगी अभी। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटम नंबर आते हैं उसमें मैंने लिखा 3+1 क्यों लिखा? पेन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखो, हमारे पास क्वांटम नंबर आएंगे 4। ठीक है। अब 4 में से जो 3 क्वांटम नंबर है ना बेटा, वो तो आपको श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से मिल जाते हैं, श्रोडिंगर के सोल्यूशन से मिलते हैं। चौथा क्वांटम नंबर अलग से दिया गया था। चलो उसकी स्टोरी बाद में देखेंगे। पर जो हमारे 3 क्वांटम नंबर हैं उसको लिख देता हूं मैं। एन, एल, एम एल और एस। ये हमारे 4 क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल यानी कि प्रमुख। अगले वाले को क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अगला क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वाला हमारा क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये इसको समझना। एक बात सिंपल से याद रखना, एटम के अंदर सबसे बड़े लेवल पे आपको मिलेगी एक शेल। शेल बताती है आपको मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में कौन बताएगी? शेल। शेल के बारे में कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास क्या था? एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा हमें इसके बारे में, सब शेल के बारे में। सब शेल कौन सी? शेल के अंदर क्या मिलेगी आपको? सब शेल। ठीक है। अच्छा, सब शेल के अंदर आपको क्या मिलेंगी फिर? ऑर्बिटल। इसके बारे में बताएगा। और स्पिन हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन। ये बताता है मैं स्पिन क्वांटम नंबर। आ रही बात समझ में? तो मैं आपसे सिंपली बात क्या कह सकता हूँ कि शेल के अंदर मिलेंगी सब शेल, और सब शेल के अंदर मिलेंगी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर कौन मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हुई? शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब जैसे कि हमने देखा, ये क्वांटम नंबर ना आपके नंबर होते हैं। तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, सारे नंबर है। सारे नंबर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो अच्छा एग्जांपल छोड़ो, सबसे पहले क्या देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल है। ठीक है। तो उसको याद करो, हम बोलते थे के, एल, एम, एन। ठीक है, ऐसे करके होता था हमारा। फिर हम कहते थे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये सारे हमारे इस तरह से होते हैं। अब सबशेल जो है ना, सबशेल, सबशेल के मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। सबशेल होती है हमारी एस, पी, डी, एफ। ऐसे करके हमारी सबशेल होती है। ठीक है। और सबशेल के अंदर हमें मिलती है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर मिलती है इलेक्ट्रॉन। अब हमें इन क्वांटम नंबरों को एक-एक करके पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ पहले 2-3 भी पढ़ लिया आपने, भैया वो भी आज की क्लास हमारी सफल हो जाएगी। ठीक है, टाइम कितना हो गया? टाइम देख लेते हैं एक बार, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोनों क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हमें क्लास ओवर कर देंगे, लेकिन आप यहाँ तक अच्छा करके आना। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर देता हूँ मैं एक बार। चलो अगले पेज पे देखते हैं। तो बेटा एक सिंपल सी बात याद रखना, आपके पास ना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ठीक है, इस एन की या तो वैल्यू होगी 1, या इस एन की वैल्यू होगी 2, या 3 होगी, या 4 होगी, ऐसे करके चलती थी। ठीक है। ये 1 क्या दिखा रहा है सर जी? हम पहली शेल की बात कर रहे हैं, पहली शेल। सेकंड क्या दिखा रहा है सर? हम दूसरी शेल की बात कर रहे हैं। शेल बता रहा है ये हमें, शेल कौन सी है। अब सिंपल सी बात याद रखना कि शेल से हम लोग क्या पता करेंगे? सब शेल का पता करेंगे। तो अगर एन ये होगा ना, तो यहाँ पे एल हमारे पास आएगा। एल जो है ना, एल, एल के बारे में क्या होता है? एल होता है, ठीक है, आपका 0 से n-1, ये होता है। और आप कहोगे सर अच्छा ऐसा है, तो फिर तो यहाँ पे सर आपकी पहली में तो हमारा एल खाली 0 ही आएगा, लेकिन सेकंड वाले में एल की वैल्यू आएगी 0 और 1। तीसरे वाले में एल की वैल्यू आएगी 0
वन और टू, आएगी नहीं आएगी? और फोर्थ वाले में वैल्यू आएगी जीरो, वन, टू और three। ऐसे वैल्यू हो जाएंगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि पहली शेल में एक ही सब शेल है, और दूसरी शेल में दो सब शेल है, और तीसरी शेल में तीन सब शेल है, और चौथी शेल में चार सब शेल है। आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब एल जो है ना, एल वो हमें बताता है नाम भी। ठीक है, एल हमें क्या बताएगा, नाम। अब नाम के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नाम के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ फिर नाम। जब आपको नाम पता करेंगे, नाम के लिए क्या लॉजिक है, यहाँ पे लिखेंगे एल की वैल्यू, और नीचे हम लिखेंगे नाम। ठीक है, देखो एल होता है जीरो, वन, टू, थ्री। तो इससे हमारे ऑर्बिटल के नाम निकल के आएंगे बेटा। क्या नाम निकल के आएंगे? ऑर्बिटल के। ठीक है, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो ऑर्बिटल, सॉरी, सबशेल हमारी कौन सी है? सबशेल का नाम है सबशेल। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो हमारी एस सबशेल है। अगर एल की वैल्यू हमारी अगर एल की वैल्यू हमारी क्या है, वन, तो पी सबशेल है। डी और एफ ऐसे चलती है, एस पी डी। आपको सब समझ में आ गया? जब मैं बात करूंगा पहली शेल की, जब मैं बात करूंगा बेटा पहली शेल की, तो पहली शेल में एल जीरो आ रहा है। मतलब जो हमारे पास सब शेल है वो कौन सी है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। जो हमारे पास सब शेल है वो कौन सी है? वो है हमारी वन एस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सब शेल कौन सी होगी? टू एस। और इसमें सब शेल कौन सी होगी? हमारी टू पी। अब क्यों हो रहा है देखो, एल तो आ गया जीरो, तो सब शेल होगी एस। और शेल है पहली तो होगी वन एस। फिर एल आ गया जीरो तो एस है, पर शेल दूसरी है तो होगी टू एस। ऐसे एल वन आ गया तो टू पी। फिर यहाँ बताओ क्या आएगी? थ्री एस। यहाँ क्या आएगी आपकी? थ्री पी। और ये क्या हो जाएगी आपकी? थ्री डी हो जाएगी। ऐसे चली। फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा? फोर एस। फिर क्या आएगी? फोर पी। फिर क्या आएगी? फोर डी। और फिर क्या आएगी आपकी? फोर एस। ये हो गया भाई लॉजिक। तो पहले दो क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो मैं एक यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख देता हूँ। स्टार पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि हम कह सकते हैं वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन हमें क्या बताता है? शेल कौन सी है। और साथ में हमें ये बताएगा नंबर, नंबर ऑफ सबशेल। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर एन की वैल्यू आपने टू ले ली, तो टू से पता लग रहा है सर दूसरी क्या है हमारी। टू से क्या पता लग रहा है? दूसरी हमारी क्या है? शेल। तो समझ में आ रही बात? पहला क्या बढ़ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एन की वैल्यू आपको ये बताएगी शेल कौन सी है, और एन की वैल्यू आपको ये बताएगी उसमें सब शेल कितनी है, दो। भाई एन टू है ना, तो टू का मतलब दूसरी शेल है, और इसमें दो ही हमारी क्या है? सब शेल। अब आ जाते हो बेटा यहाँ पे एल, है ना? एल की वैल्यू क्या बताएगी? एल की वैल्यू आपको बताएगी सब शेल का नाम। सब शेल का क्या बताएगी? नाम। और नाम के लिए आप ये टेबल प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एल की वैल्यू जीरो आ रही है तो नाम एस है, वन आ रहे तो नाम पी है। अब वो टू इसे लगाएगी कि दूसरी शेल पे। यहाँ तक का क्लियर होगा? बताओ बेटा, एक बार यस और नो कर दो। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो बस मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल और पढ़ाऊंगा, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे। बस, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, 5 मिनट और खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं बेटा एक बार ऑर्बिटल से, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है अब। ऑर्बिटल पे आएंगे, है ना? इसी 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 बोर्ड पे करेंगे हम सारी चीजें, ताकि हमारा ये भी साथ में रहे क्लियर, है ना? चलो जी, ऑर्बिटल पढ़ के भैया छुट्टी करते हैं। मैं भी कुछ खाऊंगा, तुम भी कुछ खाना, ठीक है? चलो देखो, मैं तो सोचा मंगाऊं कुछ बढ़िया से खाने का, तब खाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब हम आते हैं, हमें पता लग गया सर एन के बारे में। मैं कलर कौन सा लूँ? बढ़िया से कलर बताओगे? ये ग्रीन लेके देखते चलो। हमें यहाँ पे एन के बारे में जानकारी मिल गई। सर एन मेन एनर्जी लेवल बता रहा है, एल के बारे में बता रहा है, सबशेल कितनी है वो भी बता रहा है। अब सबशेल के नाम की बात करनी है तो सर हमने एल की बात भी कर ली। हमें पता है एल होता है जीरो, वन, टू, थ्री, एस पी डी एफ, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये ऑर्बिटल का क्या चक्कर है? मैंने कहा बेटा देखो, ऑर्बिटल के लिए ना तुम्हें यूज करना पड़ता है क्वांटम नंबर एमएल। अब तुमको सर एमएल यूज करते हैं हम लोग। एमएल यूज क्यों करते हैं सर? तो एमएल जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी एमएल क्या बताएगा? एमएल ये बताएगा, पहली बात एमएल बताएगा कितनी, कितने आदमी थे ना, जैसे वैसे कितनी ऑर्बिटल है ना? एक तो एमएल क्या बताएगा कितनी ऑर्बिटल है। फिर एमएल क्या बताएगा? उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है। आ रही है बेटा कुछ बात समझ में?
ये दो बातें बता देगा, बाद में चाहता तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, ठीक है, इसमें लेगा ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। नोट्स में लिख रखा है, पर ये थोड़ा और बढ़िया है। तो एमएल क्या है, कितनी ऑर्बिटल है और उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन क्या, अब क्या, क्या होगा। एमएल के लिए मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या कहूंगा, एमएल की ना जो रेंज है, रेंज रेंज की बात करेंगे और एमएल की वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। एक तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला आता है 2l+1, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। एल की वैल्यू बेटा जब 0 होगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एस। वन में किसकी बात कर रहे हैं, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार हम 2l+1 लगाओ जरा, क्या बैठेगा, 2l+1, यहाँ पे तो एल 0 है तो ये वैल्यू बैठेगी 1। यहाँ 2l+1 लगाओ, कितना बैठेगा, 2 × 1 + 2 यानी कि कितना हो गया, 3। यहाँ लगाओ जरा 2l+1, कितना बैठेगा, यहाँ आ गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 7। तो ये जो चीज है ना, ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें बता रही है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अरे बेटा कुछ बात समझ में। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ 2l+1 को, तो उसने मुझे क्या बताया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, और ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब एक आती है मेरे पास इसकी रेंज। रेंज का मतलब क्या है, ठीक है, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे -l से +l, एक ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इससे हमें क्या समझ में आया, देखो, -l से +l से क्या समझ में आया, समझो। अगर मैं बात करता हूँ एस सबशेल की, तो उसमें ऑर्बिटल कितनी है, एक, हम उसको एक बॉक्स से दिखा देंगे, ठीक। फिर अगर मैं बात करता हूँ पी सबशेल की, तो उसमें ऑर्बिटल, बस 2 मिनट में क्लास खत्म करो, ध्यान से पढ़ते रहना, बिल्कुल ध्यान से फोकस कर लो। अगर हम पी सबशेल की बात करेंगे, तो उसमें हमारी ऑर्बिटल कितनी है सर, 3। 3 को बेटा हम कैसे दिखा देंगे, 3 डब्बे से दिखा देंगे जी, ओके। यहाँ पे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 5। 5 ऑर्बिटल को हम लोग किससे दिखा देंगे, 5 डब्बों से। और इसको हम दिखाएंगे 7 डब्बों से। बताओ, ये समझ में आ रहा है। सर एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल थी, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल है। ये हमें किसने बताया, इस फॉर्मूले ने बता दिया। फिर इसकी रेंज देखेंगे हम लोग, -l से क्या हो रही है, +l रेंज आ रही है। अब ये हमें कैसे पता लगा, मतलब ये इससे क्या लॉजिक लगाएंगे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो ml की वैल्यू है ना, ml की वैल्यू, वो इस s के लिए होगी 0। अब लेकिन आपको समझ में नहीं आया। अगला देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1, 0 और +1, समझे ना, देखो -l से +l, ये p है, p के लिए l कितना होता है 1, तो -1 से +1। ऐसे ये बेटा क्या है हमारे पास, डी, डी के लिए कितना होता है -2, तो -2 से शुरू करो, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ऐसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर आपने लिख तो दिया, हम समझ भी गए, वैसे आपने नंबर लिख दिए, क्यों लिखा सर नंबर। देखो भाई, जो ये एस की बेचारी हमारी जो प्यारी सी एस है, एस सब शेल की, जो ये एक ऑर्बिटल है ना, कोई पूछेगा इसके एमएल क्या है, आप कहोगे सर इसके लिए एमएल 0 है। फिर आप कहोगे पी सब शेल में, तो हमारी जो पी सब शेल है प्यारी सी, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं, और इन 3 ऑर्बिटल की एक्चुअल में ना 3D स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होती है। ऐसे एक ऑर्बिटल आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगी, ठीक है, एक ऑर्बिटल आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी और एक ऑर्बिटल आपको जेड एक्सिस पे मिलेगी। इससे क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना, जो अलग अलग ओरिएंटेशन है, इनकी अलग अलग ओरिएंटेशन है, इसीलिए इनकी एमएल की वैल्यू अलग अलग है। तो एक जो ये हमारे पास ऑर्बिटल है ना, इसका मैं नाम क्या रख दूंगा, इसका नाम रख दूंगा मैं पी एक्स, इसके लिए -1 वैल्यू होगी। एक का नाम रख दूंगा पी वाई और एक का नाम रख दूंगा पी जेड। तो इसलिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों पी सबशेल की ऑर्बिटल है, पर इनकी ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग। पी एक्स होगी एक्स एक्सिस पे, पी वाई होगी वाई एक्सिस पे, और पी जेड किस पे होगी, जेड एक्सिस पे। इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है, तभी इनकी एमएल की वैल्यू अलग अलग है। आगे बात समझ में, ऐसी ये सारी चीजें, बताओ बेटा क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है इसके ऊपर और पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तक का बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है।
फिर भी ना समझना बेटा, एक बच्चा किसी को भी दिक्कत आएगी दोबारा क्लास पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, पर लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर है तो फिर आज की क्लास को ओवर कर देते हैं, फिर आज है ना, देखते रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई अपनी। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं कौन कौन क्लास में है। ठीक है। तो काफी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके थे आज, ठीक है। चलो, ठीक है भाई, सारे कवर हो गए, तो स्टॉप करते हैं।